हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जनरली कॉन्ट्रैक्ट लॉ को स्टूडेंट्स अग्रीमेंट वाला सब्जेक्ट समझते हैं, बट ऑनेस्टली कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ मच बिगर देन दैट। ये सब्जेक्ट सिर्फ सिग्नेचर्स और पेपर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। आप सुबह उठते हो और रात तक जो भी काम करते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैब बुक करते हो, अमेजोन से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, जिम ज्वाइन करते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, जॉब करते हो, रेंट एग्रीमेंट साइन करते हो या फिर कोई इंश्योरेंस लेते हो। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। मतलब पूरी कमर्शियल वर्ल्ड हमारी प्रॉमिसेस पर चलती है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या काम है? प्रॉमिसेस को लीगली एनफोर्स करना। अब समझते हैं व्हाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज इम्पोर्टेंट। अब फॉर अ सेकेंड इमेजिन करो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उससे क्या होगा? सपोज आपने किसी को 5 लाख एडवांस में दे दिए कोई फर्नीचर बनवाने के लिए, और वो उन पैसों को लेकर भाग गया, और इस पर लॉ बोलता है सॉरी, प्रॉमिस ही तो था। फिर क्या होगा? बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, कॉमर्स कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ सोसाइटी को देता है सर्टेनिटी, ट्रस्ट, प्रिडिक्टेबिलिटी, कमर्शियल स्टेबिलिटी। यही लॉ बोलता है अगर तुमने कोई प्रॉमिस करा है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। मीन्स इफ यू हैव डन एनी प्रॉमिस विच इज लीगली बाइंडिंग, यू हैव टू परफॉर्म इट। अब स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में उसकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइडेड है। लेट्स रीड दैट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। सिंपली अगर हम इसको समझते हैं इस डेफिनेशन को, तो इसके अंदर बेसिक 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला अग्रीमेंट, सेकंड लीगल एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबल बाय लॉ। सो एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर हम समझें, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको कह सकते हैं किसी भी अग्रीमेंट को अगर हम उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉमिस होता है। जब दो लोग किसी चीज़ पर म्यूचुअली अग्री करते हैं, अग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख में बेचूंगा। बी बोलता है ओके, मैं खरीद लूँगा। सो यहाँ पर क्या हुआ? एक अग्रीमेंट बन गया। एक ने ऑफर किया और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक अग्रीमेंट बना। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो इसका आंसर इज नो। और यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन एग्जाम्स में भी आती है और कंसेप्चुअली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल समझते हैं अग्रीमेंट का, जो अग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है बी को कल मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। बी बोलता है ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस तो हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ए नेक्स्ट डे मना कर देता है कि मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जाऊंगा। तो अब क्या बी कोर्ट जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ सोशल अग्रीमेंट था। यहाँ पर कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं है। लॉ हर इमोशनल या सोशल प्रॉमिस को एनफोर्स नहीं करता है, वरना कोर्ट से फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स ही सॉल्व करते रह जाते। लॉ सिर्फ उन अग्रीमेंट्स को एनफोर्स करवाता है जो लीगली बाइंडिंग हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्री करता है बी को टू सेल अ फर्नीचर फॉर 5 लाख रुपीज़। यहाँ पर क्या हुआ? मनी इन्वॉल्व हुआ, लीगल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं। अगर ए फर्नीचर डिलीवर नहीं करता है तो बी कोर्ट जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो अग्रीमेंट है वो एक लीगली एनफोर्सिबल अग्रीमेंट है। देयरफॉर इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस समझते हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है, जो कि एनफोर्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्कोप यहाँ पर वाइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं बाय लॉ। ऑलवेज एनफोर्सेबल होंगे ये लीगली, ठीक है। यहाँ पर स्कोप थोड़ा नैरो हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। मतलब एक स्टूडेंट है, वो 10th क्लास करेगा, फिर 11th क्लास करेगा, फिर 12th क्लास करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 10th क्लास यानी अग्रीमेंट तो वो बना,
अब ज़रूरी तो नहीं कि वो बच्चा 12th तक पहुँचे ही पहुँचे, वो मे भी फेल हो सकता है। सो पहले क्या होता है, एक अग्रीमेंट बनता है, 10th बच्चे ने करी, ठीक है, अब और उसमें प्रॉमिस हुआ, लीगली इन्फोर्सिबल हुआ, उसके बाद कंसिडरेशन हुआ, तभी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो बेसिकली कहना चाहते हैं सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हर कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट तो होगा ही होगा। अगर किसी ने 12th पास करी है तो वो 10th तो उसने पास करी ही होगी। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं, व्हाई डज कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जिस्ट? इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो लॉ को प्रोमिसेस एनफोर्स करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है? बिकॉज सोसाइटी जो है वो प्रोमिसेस पे चलती है। इमेजिन करो, कंपनीज प्रोमिसेस अगर ब्रेक कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देती हैं, बिल्डर्स फ्लैट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिफ्यूज़ कर रही हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो पर्पस है वो है कमर्शियल प्रोमिसेस को लीगल प्रोटेक्शन देना। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कमर्शियल सर्टेनिटी। बिजनेस को सर्टेनिटी चाहिए होती है। अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लायर को पता ही नहीं कि पेमेंट मिलेगी या नहीं तो वो गुड सप्लाई ही नहीं करेगा। क्यों देगा कोई भी इंसान अपना सामान अगर उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लॉ उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो किसी प्रॉमिस पर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंपनीज को बोलती है फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। कंपनी ने करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, बाद में गवर्नमेंट अनफेयरली प्रॉमिस विड्रॉ कर लेती है। अब क्या होगा यहाँ पर? इसीलिए लॉ बोलता है अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है और उस पर किसी ने एक्शन किया है, आप किसी को प्रॉमिस पर रिलाई करवाकर अनफेयरली पीछे नहीं हट सकते हो। थर्ड इज फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मॉडर्न इकोनॉमी एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशंस पर चलती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इकोनॉमी को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। फोर्थ इज मेंटेन फेयरनेस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करता है। कैसे? ये इंश्योर करता है कि फ्रॉड ना हो, कहीं पर कॉर्जन ना हो, कहीं पर कोई किसी का अनफेयर एडवांटेज ना ले ले। अगर हम फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझें, डीप में जाकर समझें, तो आखिर लॉ प्रॉमिसेस एनफोर्स क्यों करते हैं? डिफरेंट थ्योरीज है इस पर। फर्स्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है विल थ्योरी। इसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्री विल पर बेस्ड होता है। मतलब अगर दो अडल्ट अपनी मर्जी से किसी अग्रीमेंट में आ रहे हैं तो कोर्ट्स को इंटरफेयर करना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कंसेप्ट कहलाता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विल थ्योरी का फीचर्स अगर हम समझें, पार्टीज़ यहाँ पर क्या होता है, उनके पास बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी टर्म्स रखो, कोई भी कंडीशंस रखो उस पर डिसाइड करने के लिए। कंसेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोर्ट्स को यहाँ पर अननेसेसरीली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो गुड्स हैं वो मैं आपको 10 लाख में सेल करूँगा, तो ऐसे में लॉ यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट करेगा, अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करेगा। बट विल थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म थे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? थ्योरी अज्यूम करती है कि पार्टीज इक्वल हैं, बट रियलिटी में इक्वल नहीं होती। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई। एक डोमिनेशन पोजीशन पे होता है और एक सबमिसिव होता है। बिग कंपनी या फिर कंज्यूमर को ले लो, तो इसमें क्या है, जो पार्टीज़ हैं वो इक्वल नहीं है। एक यहाँ पर हमेशा डोमिनेट करेगी, तो बार्गेनिंग पावर जो है वो अनइक्वल होती है। कभी इकोनॉमिक प्रेशर होता है, कभी मजबूरी होती है। इसीलिए मॉडर्न लॉ सिर्फ फ्री विल पर डिपेंड नहीं कर सकता। सेकेंड थ्योरी आती है प्रॉमिस थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो बोलती है प्रॉमिसेस एनफोर्स होने चाहिए बिकॉज प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट। मतलब प्रॉमिस तोड़ना मॉरली रॉन्ग। सोसाइटी ट्रस्ट पर चलती है। अगर प्रॉमिसेस की वैल्यू ख़त्म हो गई तो सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। बट इसके भी कुछ अपने क्रिटिसिज्म थे। ज़रूरी नहीं सब लोग ही प्रॉमिसेस को फॉलो करें। किसी के लिए वो मॉरली रॉन्ग है तो वो किसी के लिए नहीं भी है, ठीक है। सो इसके भी कुछ अपने इस थ्योरी के क्रिटिसिजम्स थे। थर्ड थ्योरी आती है यहाँ पर रिलायंस थ्योरी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग लॉ उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो किसी प्रोमिसेस पर रिलाई करते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोलती है इंडस्ट्री लगाओ सब्सिडी मिलेगी, कंपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर देती है, बाद में गवर्नमेंट मना कर देती है। लॉ बोलता है आप किसी को रिलाई करवा कर सडनली प्रॉमिस विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसी कंसेप्ट से डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ प्रॉमिसी स्टॉपिल का।
प्रॉमिस एस्टॉपल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं, अगर आपने किसी को प्रॉमिस पर एक्शन लेने पर मजबूर किया है तो अनफेयरली प्रॉमिस से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम प्रॉमिस एस्टॉपल कहते हैं। फोर्थ थ्योरी है यहाँ पर इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाता है। कैसे बनाता है? बिकॉज इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजेस ट्रेड एंड इट प्रमोट्स बिजनेस ग्रोथ। सो दीज आर सम थ्योरीज जिससे हमारा एक फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ निकल कर आता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 से पहले इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं था। डिफरेंट सिस्टम्स अप्लाई होते थे, जैसे इंग्लिश कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉज, प्रेसिडेंसी कोड प्रैक्टिसेस। रिजल्ट क्या हुआ? उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। इसीलिए ब्रिटिश ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पास किया। Passed in 1872, came into force on 1st September 1872. Even today, Indian contract law heavily influenced है English common law से. So this was the history of Indian contract law in short. अब समझते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर से शॉर्टली समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोई ऑफ़र दूंगी, अगर मैं आपको ऑफ़र ही नहीं देती तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, एक प्रॉमिस कैसे बनेगा, एक एग्रीमेंट कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत जहाँ से होती है वो होता है एक ऑफ़र। मानो मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैं आपको अपनी बाइक 1 लाख रुपीज़ में सेल करती हूँ। दिस इज़ ऑफ़र। अब जो ऑफ़र है वो कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 2A में, ठीक है। सेक्शन 2A क्या बात करता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. नहीं समझ आया? इन शॉर्ट अगर हम समझें, जब एक पर्सन दूसरे को विलिंगनेस शो करता है कुछ करने या फिर कुछ ना करने के लिए, ठीक है, इसे हम प्रपोजल कहते हैं। अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, इसके बाद डीपली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेक्स्ट हम आता है, मैंने आपको ऑफर किया, अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसको रिजेक्ट करोगे। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया देन आगे कोई स्टेप्स ही नहीं है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? दूसरा पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तब वो एक प्रपोजल प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक्सेप्टेंस आ गई वहाँ पर प्रॉमिस आ गया। सो बेसिकली प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज बी। प्रॉमिस क्या बोलता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉमिस क्या हुआ? एक प्रपोजल जिसमें एक्सेप्टेंस हो गई उसको हम प्रॉमिस कह देते हैं। स्टेप 3 आएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। अब मैं आपको अपनी बाइक सेल कर रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न में मिलेगा ना, तो उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं, जो मुझे रिटर्न में मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 लाख रुपीज़। सो दिस इज कंसिडरेशन। सिंपल वर्ड्स में समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने आपको बाइक दी, आपने मुझे मनी दिया, सो ये हो गया क्विड प्रो क्यू। इसको हम क्विड प्रो क्यू कहते हैं, मतलब समथिंग इन समथिंग। मैंने आपको कुछ दिया तो मुझे रिटर्न में कुछ मिला, ओके। स्टेप 4 समझते हैं, क्या क्या हो गया? पहले ऑफर हुआ, देन एक्सेप्टेंस हुआ, फिर कंसिडरेशन जुड़ा, अब आता है अग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हमारा डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। मीन्स प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ गया तब वो अग्रीमेंट बन गया। अब लास्ट स्टेप आता है स्टेप 5 कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट में कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है तब वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज एच। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी अग्रीमेंट उसको हम लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम स्टेप्स जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसको समझते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बना लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसके लिए हम आएंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 क्या बात करता है? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एक एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमें सेक्शन 10 ही बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा।
सबसे पहले सेक्शन 10 को रीड करते हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? All agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness, or any law relating to the registration of documents. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझें, एक फर्स्ट एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? सबसे पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब तक हम ऑफर ही नहीं देंगे या एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। सो लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेकेंड होना चाहिए इंटेंशन क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि कोई सोशल अग्रीमेंट बना रहे हैं, वहाँ पर एक रिलेशन होना चाहिए लीगली। पार्टीज़ को बेसिकली इंटेंशन क्रिएट करना होता है लीगल रिलेशनशिप का। सोशल एग्रीमेंट्स यहाँ पर यूजुअली नहीं होने चाहिए। एक केस आता है इसी पर, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। तो ये बहुत ही फेमस केस है, लैंडमार्क है जजमेंट। इसमें क्या होता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस भेजने का प्रॉमिस किया होता है। लेटर क्या करता है वो हस्बैंड, उसको स्टॉप कर देता है मेंटेनेंस देना। वाइफ कोर्ट गई, कोर्ट ने बोला ये तो एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, ना कि यहाँ पर कोई भी एक लीगल इंटेंशन नहीं था, देयरफॉर यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बेसिकली इस केस में क्या होता है, एक हस्बैंड, जैसे घर में कोई बोल देता है, मम्मी बोल देती है बच्चे को मैं तुम्हें हर महीने 100 रुपये दूंगी फॉर योर ओन यूज़। अब बाई चांस मम्मी अगर नहीं देती है बच्चे को 3rd या 4th मंथ में, तो बच्चा यहाँ पर क्या कोर्ट जा सकता है कि मेरे को मम्मी ने प्रॉमिस किया था 100 रुपीज़ देने का और अब उन्होंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया है, तो मुझे यहाँ पर कोर्ट जाना है। तो क्या यहाँ पर बच्चा कोर्ट जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये एक सोशल अग्रीमेंट था एक मदर और सन के बीच। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, यहाँ पर कोई इंटेंशन होता लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता, तब वो कोर्ट जा सकते थे। सो यही केस में होता है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डोमेस्टिक एक रिलेशन था, जहाँ पर कोई भी ऐसा इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तो इस वजह से ये यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। थर्ड इसमें आता है लॉफुल कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर कुछ भी रिटर्न में नहीं है देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है यहाँ पर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ हमेशा मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए और लीगली डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए, तभी एक वैलिड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट कभी भी कॉजन में, कोई दबाव में, कोई फ्रॉड तरीके से, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई मिस्टेक से ऑप्टेन नहीं होनी चाहिए। कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। सिक्स्थ, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कभी भी इलीगली इमोरल नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कोई ऐसा अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कि मतलब कि आप कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं कि आप मुझे पैसे देना, मैं आपको इतना अमाउंट का गन्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि इलीगल है अगर। सो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का। सेवेंथ आता है अग्रीमेंट, यहाँ पर कुछ नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। सर्टेन एग्रीमेंट्स लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर कर देता है, जैसे कि रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग अग्रीमेंट्स। ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं ये लॉ की नज़र में स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। सो दीज आर सम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें ये चीज़ें होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है? पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वर्ड से क्रिएट होता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट से क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, बस स्टॉप पर बस आकर रुक रही है और आप बस में चढ़ जाते हो, फेयर पे करना है अब आपको। ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, क्योंकि आप बस में चढ़े हो, आपको वहाँ पर आपने उसकी सर्विसेज ली हैं, तो आपको ये एक इम्प्लाइड है, मतलब बिना बताए आप बस में चढ़ के टिकट लेते हो। सो दिस इज़ अ इम्प्लाइड प्रॉमिस। थर्ड, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ये, यहाँ पर लॉ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ सेक्शंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रस्ट का लॉ है, प्रॉमिसेस का लॉ है, एक कॉमर्स का लॉ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का लॉ है। आप जितना डीपली कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझोगे उतना ही ईजिली बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, कमर्शियल लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन समझ पाओगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी ऑफर,
प्रपोजल इन एक्सट्रीमली डिटेल, उसके जजमेंट्स पढ़ेंगे, इनविटेशन टू ऑफ़र पढ़ेंगे, हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र पढ़ेंगे, लीगल रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हम उसके साथ इसको समझेंगे। ये वीडियो एक ओवरव्यू था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, व्हाट आर द बेसिक्स, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी रीडिंग इट एवरीथिंग इन डिटेल, एंड उसके लिए यू शुड बी कैरिंग योर बेयर एक्ट एंड पेन और पेपर फॉर नोट्स। बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। Until then, see you next time. Bye bye. Do like, share and subscribe to this channel if you feel so. Thank you.